नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्पेशल स्टेट के लिए हमने हिंदी पेडागोजी की जो सीरीज स्टार्ट की थी वो लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है, एक चैप्टर बाकी है। लेकिन आज हम स्पेशल स्टेट के लिए एक प्राचीन भारत का इतिहास की एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छे प्रयास के साथ पढ़ाने का प्रयास करूँगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पसंद आए तो लाइक भी कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। आज हमारा ये पहला प्रयास रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना अभी हमारी क्लास कैसी रही, आपको हमारा सेशन कैसा लगा। हम मैं आपको पहले प्रश्न करवाऊंगी, उसके बाद उसकी संपूर्ण थ्योरी आपको बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना ताकि अन्य बच्चों का भी फायदा हो जाए। तो आज हम जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखो आप, मैंने क्वेश्चन लिखा है आदि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में मानी गई है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भी, आदि मानव की उत्पत्ति है वो कौन से काल से मानी गई है। तो आपको ध्यान रखना है, आदि मानव की उत्पत्ति आपसे पूछ ली जाए तो आपको बताना है पूरा पाषाण काल। ठीक है, कैसा काल? पूरा पाषाण। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, यानी जो आदि मानव है वो क्या हो गया है, पूरा ही आदि हो गया है, पूरा पाषाण। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद रख लेना। यानी आदि मानव की उत्पत्ति आपसे पूछ ली जाए तो आपको आंसर देना है पूरा पाषाण काल। अब नेक्स्ट में देखो, जो हमारा प्राचीन इतिहास है वो कितने युग में बंटा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो 2 युगों में बंटा हुआ था। एक तो पाषाण काल और दूसरा ताम्र युग। ठीक है, प्राचीन इतिहास कितने भागों में बंटा था? एक तो पाषाण काल के अंदर, ठीक है, और दूसरा ताम्र युग। अब जो पाषाण काल है वो फिर 3 भागों में बांटा गया है। देखो कैसे, पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया है। सीधा आपसे पूछ लिया जाए, प्राचीन इतिहास है वो 2 भागों में है। 1 नंबर पर पाषाण काल आएगा, 2 नंबर पर ताम्र युग आएगा। और जब अगर आपसे पूछ लिया जाए भी पाषाण काल है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको ध्यान देना है 3 भागों में। कौन कौन से कालों में? 3 कालों में बांटा गया है। कौन कौन से काल है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम जानेंगे भी पूर्व पाषाण काल और मध्य और नव में किस पाषाण काल में मनुष्य ने किस चीज़ का शिकार किया, किस काल में पशुपालन, किस काल में कृषि, किस काल में आग का पहिए का शिकार हुआ। ये सब को हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो आप देखो आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, भारत में आदि मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन पर ध्यान देना है। भी पहला प्रश्न तो हमारा ये था कि आदि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस काल से हुई है। तो हमने आंसर दिया भी पूर्व पाषाण काल से। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में आदि मानव के प्राचीनतम साक्ष्य, क्या प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। भारत की अगर बात की जाए तो आपको आंसर लगाना है नर्मदा घाटी के अंदर। किसमें मिले हैं? भारत के हिसाब से आपसे पूछ लिया जाए भी भारत में आदि मानव के प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछे जाए तो आपको आंसर देना है नर्मदा घाटी। लेकिन इसको हम थ्योरी के हिसाब से जानेंगे। देखो आप अच्छे से, विश्व विश्व के हिसाब से आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर दोगे, भारत के हिसाब से क्या दोगे और क्या क्या मिला है, ये सब अच्छे से देखो आप आदि मानव के बारे में। यानी आदि मानव का साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है आदि मानव का साक्ष्य कब मिला है, कहाँ मिला है, किस काल में मिला है। पूरा पाषाण काल में मिला है।
अब साक्ष्य को लेकर आदिमानव के जो प्राचीन साक्ष्य हैं उसको लेकर हमारे दो नए क्वेश्चन बनते हैं। देखो कैसी, विश्व में आपसे पूछ लिया जाए कि आदि मानव के प्राचीन साक्ष्य विश्व में कहाँ प्राप्त हुए हैं, में कहाँ से मिले हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से मिले हैं। आपको ध्यान देना है। विश्व में आपसे पूछ लिया जाए आदि मानव के साक्ष्य प्राचीन साक्ष्य तो आपको आंसर देना है अफ्रीका महाद्वीप। अगर भारत में पूछ लिया जाए भी भारत में आदि मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान देना है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नर्मदा घाटी से। अगर काल के हिसाब से पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान देना है भी नीचे चार ऑप्शन दे दिए जाए भी मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल या सभी। तो आपको ध्यान देना है काल के हिसाब से आपको आंसर लगाना है भी आदि मानव के प्राचीनतम साक्ष्य पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। और विश्व में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अफ्रीका महाद्वीप आंसर देना है। और भारत में आदि मानव के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में नर्मदा घाटी को लेकर और भी क्वेश्चन है। यानी नर्मदा घाटी की खोज, नर्मदा घाटी के अंदर जो आदिमानव की जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले उसकी खोज किसके द्वारा की गई, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है डॉक्टर अरुण सोनकिया। क्या आंसर देना है, डॉक्टर अरुण सोनकिया के द्वारा। यानी हमारे भारत के अंदर आदि मानव के प्राचीनतम साक्ष्य नर्मदा घाटी से हमें प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज किस विद्वान ने की, तो किसने की, आपको ध्यान देना है डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा खोज की गई। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है भी कब खोज की गई, तो 1982 में की गई। कौन से स्थान पर की गई, हथनोरा के अंदर की गई। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है भी हथनोरा कहाँ है, तो आपको आंसर देना है मध्य प्रदेश में है। देखो एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले भी आदि मानव के साक्ष्य हैं वो किस काल से प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए भी आदि मानव के प्राचीनतम साक्ष्य विश्व के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त हुए हैं। भारत में हमें कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो नर्मदा घाटी के अंदर हुए हैं। और भारत में जो हमें नर्मदा घाटी में मिले इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो डॉक्टर अरुण सोनकिया के द्वारा की गई है। कब की गई है, 1982 में की गई है। और कौन से स्थान पर की गई है, हथनोरा। हथनोरा आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो आंसर देना है मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जब इसकी खोज हुई सो वहाँ डॉक्टर अरुण को किस चीज की प्राप्ति हुई, क्या चीज मिली, तो आपको ध्यान देना है मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है वहां पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। यानी मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, तो आप ध्यान दें तांबा का। ठीक है, आपको क्या आंसर लगाना है भी आपसे पूछ लिया जाए भी मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, तो तांबा धातु का उपयोग किया था। अब इस तांबा को लेकर देखो और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो इस तांबा को लेकर, यानी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है भी सर्वाधिक तांबा है वो किस काल में मिला। ध्यान दें यहाँ पे, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये था कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, तो आपको बताना है तांबा धातु का सबसे पहले मानव ने उपयोग किया। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए भी सर्वाधिक किस काल में तांबा प्राप्त हुआ है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में। किस काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में आपको आंसर लगाना है। सबसे ज्यादा हमें क्या मिला है, तांबा मिला है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी सर्वाधिक उपयोग किस काल में हुआ है तांबे का, ये जो तांबा है इसका सर्वाधिक उपयोग किस काल में हुआ है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में आपको आंसर देना है। ठीक है, सर्वाधिक प्राप्त कहाँ हुआ है, प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ है। सबसे ज्यादा तांबे का उपयोग कहाँ किया गया है, आद्य ऐतिहासिक काल में किया गया है। नेक्स्ट में देखो आद्य ऐतिहासिक काल में तांबे का सबसे ज्यादा उपयोग क्यों किया गया है, इसकी वजह, इसके पीछे क्या रीजन है, तो आप देखो
आद्य ऐतिहासिक जो काल था उसमें सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता था? कांसा, कांस्य प्राप्त होता था, ठीक है। और तांबा प्लस कांस्य, तांबा प्लस टिन मिलता है जब क्या बन जाता है? कांस्य मिल जाता है। इसलिए सर्वाधिक उपयोग आद्य ऐतिहासिक काल में तांबे का उपयोग किया गया। और सबसे ज्यादा हमें तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको प्राग ऐतिहासिक आंसर देना है। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो आपको तांबा आंसर देना है, ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कांसा कांस्य धातु है वो किन दो धातुओं से मिलकर बनी है? तो तांबा प्लस टिन से बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कृषि की शुरुआत कौन से काल से मानी गई है? जो मानव ने जो कृषि करना शुरू किया था उसकी शुरुआत है वो किस काल से मानी गई है? कृषि की शुरुआत कौन से काल से? तो आपको ध्यान देना है नवपाषाण काल से। किस काल से? नवपाषाण काल से, ठीक है। अब एक एक को जानेंगे भी। पूरा पाषाण काल है उसमें किसकी खोज हुई? मध्य पाषाण में और नवपाषाण में। तो देखो आप, आपसे पूछ लिया जाए भी कृषि की शुरुआत कौन से काल से मानी जाती है? तो नव पाषाण काल में। अभी नए नए हम कृषि करने लगे हैं, इस हिसाब से आप ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ी आसानी हो जाएगी। भी नव पाषाण काल से कृषि की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा है? पाषाण काल में जो पूर्व पाषाण काल है, आपसे पूछ लिया जाए भी आग की खोज मानव ने किस काल में की? तो आपको ध्यान देना है पूर्व पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की। और मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? पशुपालन की शुरुआत की। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया? पशुपालन की शुरुआत की। और नव पाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीखा। और पशुपालन प्लस कृषि कृषि करना भी क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। और पहिए का आविष्कार आपसे पूछ लिया जाए तो नव पाषाण काल बताना है। अब ध्यान से सुनो आप। पूर्व पाषाण काल के अंदर मानव कैसा था? आदि आदि मानव था। जंगलों में रहना, जंगलों के पशुओं को मारना, खाना, उसकी खाल को पहनना ओढ़ना, ये सब था। उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। आग का प्रयोग किया। पूर्व पाषाण काल के अंदर क्या थे? बड़े बड़े हथियार थे, पत्थरों को रगड़ना, और इससे आग जो पैदा हुई, तो आग की खोज पूर्व पाषाण काल में हो गई। और मध्य पाषाण काल जब आया तो मानव में कुछ सुधार हो गया, उसे ज्ञान हो गया कि अब इन पशुओं के मारने की बजाय अगर हम इसको पालेंगे तो उससे हमें हमें दूध, मक्खन, घी ये सब प्राप्त होगा, उससे हमें, तो ये जानकारी हो गई। तो मध्य में आकर के क्या करने लगे? पशुओं को पालने लगे, ठीक है। तो मध्य पाषाण अगर काल पूछ लिया जाए तो पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है। पूर्व पाषाण काल में अग्नि की खोज की गई। अब पूर्व पाषाण काल था उसमें आग की खोज तो कर ली मानव ने, लेकिन मानव को इतना नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे एक से दो, दो से चार, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गए। आगे माइंड है वो और ज़्यादा डेवलप होता गया। माइंड का विकास है वो होता गया। उसके बाद जब नौ पाषाण काल आया, अग्नि की खोज तो मानव ने पूर्व पाषाण काल में ही कर ली, लेकिन जब नौ पाषाण काल आया ना तो आग का प्रयोग करना सीखा मानव ने। अब क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं भी। मनुष्य ने आग का प्रयोग करना किस काल में सीखा? तो आपको ध्यान देना है नौ पाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीखा। और मनुष्य ने आग की खोज कब की मानव ने? तो आग की खोज पूर्व पाषाण काल में की और प्रयोग करना नौ पाषाण काल में सीखा। अब मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत कर दी, लेकिन जैसे ही नव पाषाण काल आया पशुओं के साथ कृषि करना भी क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और यहाँ क्या हो गया? पहिए का आविष्कार हो गया। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया, आग का प्रयोग करना सीख लिया, पशुओं के साथ कृषि करना भी सीख लिया। तो और ज्यादा क्या हो गया? सुधार हो गया, ठीक है। 1 मिनट भाई। बीच में थोड़ा। अब नेक्स्ट में देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखो, पशुपालन के प्राचीनतम
साक्ष्य कहाँ से मिले? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आपको आंसर देना है आदमगढ़। आदमगढ़। और आदमगढ़ आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो एमपी के अंदर है। और दूसरा कहाँ मिले? बागौर। बागौर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुओं को पालने के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ मिले? आदमगढ़ के अंदर। आदमगढ़ के अंदर मिले। आदमगढ़ आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर देना है एमपी के अंदर है। बागौर आपसे पूछ लिया जाए, बागौर में भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं पशुओं को पालने के, तो बागौर कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। अब इन पशुओं को लेकर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम देखेंगे। देखो, पशुपालन की शुरुआत आपसे पूछ ली जाए तो आपको आंसर देना है मध्य पाषाण काल। अब आप सोचोगे भी बार बार यही, हाँ, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे आपको जितना ज़्यादा क्या रहेगा, याद रहेगा उतना ही ज़्यादा। तो आपको पशुपालन की शुरुआत पूछ ली जाए तो मध्य पाषाण काल आंसर लगाना है। प्राचीनतम साक्ष्य है पशुओं के कहाँ से मिले हैं पशुओं पालने के, तो आदमगढ़ एमपी से मिले हैं और बागौर राजस्थान से मिले हैं। और सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस पशु को पाला, ऐसे आपसे पूछ लिया जाए भी सबसे पहले किस पशु का पाला आदिमानव ने, तो यानी सवान मीन्स क्या होता है? कुत्ता। सवान को पाला। किसको पाला? कुत्ते को पाला। अब पशुओं से संबंधित आपको समझ में आ गया। आपसे पूछ लिया जाए भी प्राचीनतम पशुओं के जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से मिले हैं। शुरुआत पूछ ली जाए पशुओं की पालने की तो मध्य पाषाण काल से मानी जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए भी सर्वप्रथम किस पशु को पालना स्टार्ट किया, तो सवान यानी कुत्ते को पालना स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखो, कृषि को लेकर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं भी। कृषि की शुरुआत किस युग किस काल से मानी जाती है, तो आपको ध्यान देना है नवपाषाण काल से मानी जाती है। और नवपाषाण काल में क्या हुआ है? मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा है और पहिए की खोज की है। कृषि के साथ साथ पशुओं को पालना भी सीखा है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछ लिया जाए भी कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, जहाँ कृषि की गई है सर्वप्रथम साक्ष्य पूछे जाए तो मेहरगढ़ के अंदर मिले हैं। और शुरुआत पूछी जाए तो नवपाषाण काल से मानी जाएगी। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछी जाए तो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट में आप देखो, पशुपालन व कृषि की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? ये भी क्वेश्चन ऐसे बनता है भी पशुपालन व कृषि की शुरुआत, पशुओं के साथ साथ कृषि करना भी मानव ने कब सीख लिया था? नवपाषाण काल में सीख लिया, ये आपको ध्यान देना है। और अब आपसे आग के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं भी। आग का आविष्कार अगर पूछा जाए भी, आग की खोज मनुष्य ने आदि मानव ने कब की, तो पूर्व पाषाण काल में ही कर ली। ठीक है। लेकिन उपयोग करना कब सीखा? नवपाषाण काल में सीखा, क्योंकि पूर्व पाषाण काल में मैंने आपको बताया है भी आदि मानव कलमुंद फल या वो खा के पशुओं को पालना, पशुओं के मांस को सॉरी भाई, पशुओं के मांस को खाना, खाल को ओढ़ना, ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अग्नि का तो आविष्कार कर दिया लेकिन प्रयोग करना नहीं आया। प्रयोग कब किया? नवपाषाण काल में किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपसे पूछ लिया जाए भी मनुष्य का जो कंकाल है मानव का, उसके साथ साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? तो वुर्ज से मिले हैं। वुर्ज कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। कहाँ से मिले हैं? मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य हमें वुर्ज से मिले हैं। और मानव कंकाल व कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बनते हैं, इनको हम जानेंगे। देखो आप, मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य है पूछ लिया जाए भी कहाँ से मिले हैं, तो आपको आंसर लगाना है प्राचीनतम साक्ष्य पूछ लिया जाए तो वुर्जोम जम्मू कश्मीर से मिले हैं। ठीक है। अगर प्रथम साक्ष्य पूछ लिया जाए आपसे, प्रथम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य और प्रथम साक्ष्य, दो क्वेश्चन बनते हैं मानव कंकाल और कुत्ते को दफनाने के को लेकर के भी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के लेकर दो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। एक तो प्राचीनतम साक्ष्य
प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जाए तो आपको बताना है वुरजोम जम्मू कश्मीर, ठीक है। प्रथम साक्ष्य पूछा जाए तो आपको रोपड़ पंजाब आंसर देना है, ठीक है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रथम साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ रोपा गया है? प्रथम रोपड़ पंजाब के अंदर, ठीक है। और प्राचीनतम बुरजोम जम्मू कश्मीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल को लेकर कम से कम 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। भी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जले हुए चावल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखो आप, यानी चावल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भी चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, चावल के जले हुए साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो देखो एक एक का आंसर हम अच्छे से जानेंगे। आपसे पूछ लिया जाए भी प्राचीनतम साक्ष्य चावल के कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो कोलड़ी हवा उत्तर प्रदेश आंसर देना है आपको। कोलड़ी हवा कोई स्थान है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से हमें क्या मिले हैं? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी प्रथम चावल के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं तो लोथल गुजरात के अंदर मिले हैं। प्रथम साक्ष्य चावल के प्रथम साक्ष्य है, यानी जहाँ से हमें चावल प्राप्त हुआ है प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल गुजरात से हुआ है। और जले हुए चावल के साक्ष्य आपसे पूछ लिए जाए तो आपको आंसर लगाना है कालीबंगा राजस्थान। अब चावल से कितने क्वेश्चन बन गए? 3 क्वेश्चन बन गए। कौन कौन से? प्राचीनतम साक्ष्य, कोलड़ी हवा उत्तर प्रदेश आंसर देना है, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल गुजरात गुजरात आंसर देना है, और जले हुए चावल के साक्ष्य तो आपको आंसर देना है कालीबंगा राजस्थान, ठीक है। काला काला जलकर क्या हो जाता है भाई? काला हो जाता है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। और इसको भी ऐसे याद रख सकते हो, प्रथम प्रथम शुरू शुरू में हमने क्या किए? चावल खाए तो लोथल यानी लोथरा के हिसाब से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका कोई स्थान है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको आंसर लगाना है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम जानेंगे प्रमुख स्थल व साक्ष्य, ये ऐसे स्थल जहाँ से हमें किस किस के साक्ष्य मिले हैं। मुख्य मुख्य मैंने स्थल इसमें शामिल किए हैं। देखो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य सबसे पहले आपसे पूछे जाए कहाँ मिले हैं तो मेहरगढ़ में बताना है। कृषि की क्या हो गई है? हम पर मेहर यानी मेहरबानी हो गई है, ऐसे याद रख लो आप। पशुओं के प्रथम साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाए तो आदमगढ़, पशु के हम क्या हो गए हैं? आदम यानी आदि हो गए हैं रखने के, इस हिसाब से याद रखो इसको। पशु यानी पालन के प्रथम साक्ष्य है आदमगढ़, एमपी के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। और कृषि के साक्ष्य आपसे पूछे तो मेहरगढ़ बताना है। आदिमानव के साक्ष्य पूछे, आदिमानव के साक्ष्य सबसे पहले हथनोरा से मिले हैं हमें। कहाँ से मिले हैं? हथनोरा से मिले हैं, ठीक है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाए तो कोलड़ी हुआ उत्तर प्रदेश आंसर देना है। चावल के प्राचीनतम पूछ लिया जाए ना, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो कोलड़ी हवा, और चावल के प्रथम साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाए तो लोथल गुजरात, और जले हुए चावल के साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाए तो कालीबंगा राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछे जाए तो बुरजोम जम्मू कश्मीर, और मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रथम साक्ष्य आपसे पूछा जाए तो रोपड़ पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भीमबेटका मैंने आपको बता दिया गुफाओं के भित्ति शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भीमबेटका स्थान कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। और किस काल का है आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो पूरा पाषाण काल में आंसर लगाना है। भीमबेटका से देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस राज्य में आता है? तो एमपी
के अंदर आता है। भीमबेटका किस काल का है? तो पूरा पाषाण काल का है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। मध्य पाषाण काल के औजार क्या कहलाते थे? आपसे पूछ लिया जाए भी जो मध्य पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में तो क्या थे? औजारों का आकार बड़ा था। औजार क्या कहलाते थे? हस्त कुंठार कहलाते थे। पूरा पाषाण में आपसे पूछ लिया जाए, आकार पूछा जाए पूरा पाषाण का, तो आपको बताना है आकार में बड़े औजार थे और हस्त कुंठार के नाम से जाना जाता था। और मध्य पाषाण का आपसे पूछ लिया जाए तो मैक्रोलिथ्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि क्या कहलाती है? लिपि है वो क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान देना है, आद्य इतिहास काल की लिपि ब्रूस्टोफेदम लिपि कहलाती है। ब्रूस्टोफेदम कौन सी लिपि कहलाती है? ब्रूस्टोफेदम लिपि कौन से काल की? आद्य ऐतिहासिक काल की। अब तीनों इतिहासों के बारे में अलग अलग अच्छे से जानेंगे। देखो आप, प्राचीन इतिहास जो हमारा है, इतिहास 3 भागों में जो है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है भी ऐसा कौन सा ऐतिहासिक काल है जहाँ किसी प्रकार के कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपको आंसर लगाना है प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा ऐतिहासिक काल है जिसका हमें किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल, तो आप ध्यान दें, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन आज तक पढ़े नहीं गए हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसका क्या है? लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य के रूप में मिला है हमें, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया है। और जो ऐतिहासिक काल है इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़े भी गए हैं। अब अलग अलग क्वेश्चन बनता है भी ऐसा कौन सा काल है जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिले? तो आपको आंसर लगाना है प्राग ऐतिहासिक काल। ऐसा कौन सा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं गए? तो आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐसा कौन सा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले भी हैं और पढ़े भी हैं? तो मिल भी, लिखित साक्ष्य मिल भी गए और हमने पढ़ भी लिए, तो ऐतिहासिक काल आंसर देना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप, जो आद्य ऐतिहासिक काल की जो लिपि है उसके अन्य नाम क्या है? लिपि मैंने आपको बता दी, ब्रूस्ट्रोफेदम लिपि है। अन्य किस नाम से जानते हैं इसको? देखो, चित्राक्षर लिपि के नाम से भी जान सकते हो आप, बाहु चित्रात्मक लिपि भी कह सकते हो, गोमूत्र लिपि भी कह सकते हो। ये आपको याद रखना है। ऊपर ऐसे दे दिया जाएगा, आद्य ऐतिहासिक लिपि के अन्य नाम कौन कौन से हैं या इनमें से कौन कौन सा नहीं है? तो ब्रूस्ट्रोफेदम लिपि, चित्राक्षर लिपि, भाव चित्रात्मक और गोमूत्र लिपि। और ये कैसी लिपि है? इसको आज तक क्या है? पढ़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पढ़ा गया है? ऐसे ऐसे लिखी गई है ये, दाएं से ऐसे बाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं, यानी किस आकार की है? सर्पिला आकार की है। सर्प, तो एक नाम और भी बनता है भी, ये ऐसे सर्प की तरह लग रही है देखने में, तो सर्पिला आकार इसका है। ठीक है, इसको क्यों नहीं पढ़ा गया है? ये दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, दाएं बाएं ऐसे लिखी गई है, इसलिए हम इसको क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट में देखो, दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है? आपसे पूछ लिया जाए भी दाएं से बाएं, यानी दाएं से बाएं तो खरोष्ट लिपि, और बाएं से दाएं आपसे पूछ लिया जाए तो ब्राह्मी लिपि। और इन दोनों लिपियों का मिश्रण आपसे पूछ लिया जाए किस काल में मिला है? भी मिली जुली लिपि जो हमने पढ़ी है, वेस्ट्रो फैदम जो लिपि है वो आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि है, यानी दोनों लिपि मिलकर ये आद्य ऐतिहासिक वाली लिपि बनी है। आपको ध्यान रखना है, दाएं से बाएं जो लिपि लिखी जाती है उसको हम खरोष्टी लिपि बोलते हैं, और बाएं से दाएं जो लिखी जाती है उसे ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है भी खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि का निर्माण हुआ है? तो उस्ट्रोफेदम लिपि
का निर्माण हुआ है, जो आधे ऐतिहासिक काल की लिपि है, जिसे आज तक हमें पढ़ नहीं पाए हैं। आपको ध्यान देना है, ठीक है। अन्य नाम मैंने आपको बता दिए, और क्यों नहीं पढ़ी गई मैंने ये भी बता दिया। अभी ऐसे सर्पिला आकार की होने की वजह से इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। आगे, पढ़ने का प्रयास किसने किया, आपसे अगर पूछ लिया जाए, जो वेस्ट्रोफोदम फेदम लिपि है उसको पढ़ने का पहला प्रयास किसने किया, तो कौन है, बेडेन मोती जी हैं, पढ़ने का प्रयास किया। अगर कोई भारतीय पूछ लिया जाए भी, ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, तो नटवर झा है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, भारतीय जिसने इस लिपि को पढ़ने का पहला प्रयास किया, तो आंसर लगाना है नटवर झा। और सीधा आपसे सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो बेडन मोदी ने किया। नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी या नहीं थी। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है भी, इनमें से कौन सी ऐसी सभ्यताएं हैं जिसके समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता है या नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी, आप ध्यान दें, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता कहाँ, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। और दूसरी मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। तीसरी चीन की जो सभ्यता थी उसके समकालीन थी, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी, तो आपको ध्यान देना है मिस्र की सभ्यता के समकालीन, मेसोपोटामिया के समकालीन और चीन सभ्यता के समकालीन थी। अब आपसे पूछ लिया जाए भी मिस्र की जो सभ्यता है वो, आपको पता है सभ्यता कहाँ पनपती है, नदियों के किनारे, नदियों के अंदर, ठीक है, नदियों के किनारे। तो मिस्र की सभ्यता आपको ध्यान देना है, नील नदी आएगा। और मेसोपोटामिया आपसे पूछ लिया जाए तो दजला दजला फ्रात आएगा। और अगर चीन की सभ्यता आपसे पूछ लिया जाए तो आंगोंग नदी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट में देखें, मैंने नोट करके लिखा है हरियाणा का कुनाल की खोज 8000 BC यानी ईसा पूर्व लगभग मानी जाती है। हरियाणा में ऐसा एक कुनाल नाम का एक स्थान खोजा गया है। हरियाणा के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कुणाल नाम की कोई एक ऐसा स्थान है जिसकी खोज 8000 BC यानी ईसा पूर्व लगभग की गई है। और नेक्स्ट में आप देखो, नेक्स्ट में लिखा, विश्व की कोई प्राचीनतम सभ्यता है तो वह सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाएगी। ये जो खोज हुई है 8000 BC लगभग ईसा पूर्व, अगर ये बात सिद्ध हो गई तो सबसे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता किसको मान लिया जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को मान लिया जाएगा, ठीक है। हरियाणा का जो ये कुरनाल स्थान है 8000 BC पूर्व खोजा गया है लगभग, अगर ये बात सत्य हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता को क्या मान लिया जाएगा, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, भारत में खोजा गया सबसे पहला, भारत के अंदर भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर लगाना है हड़प्पा है। भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर आपसे पूछ लिया जाए तो हड़प्पा बताना है। खोज किसके द्वारा की गई, ये पूछ लिया जाए भी हड़प्पा जो शहर है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो दयाराम साहनी आपको आंसर देना है। कब की गई, 1921 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर हड़प्पा है। खोज किसके द्वारा की गई है, दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। कब की गई है, 1921 में की गई है। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, आपसे पूछ लिया जाए भी हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की है। नीचे चार ऑप्शन मिल जाए आपको, लोहा, तांबा, कांसा, तो आपको बताना है कांस्य युग की है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की है, कांस्य युग की है हड़प्पा, ठीक। आगे देखो,
हड़प्पा सभ्यता के अंदर यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो कैसा था? ताम्र प्लस टीन, क्या मिला था उसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में आपसे पूछ लिया जाए तो तांबा और टिन प्राप्त हुआ था। और जब तांबा और जब टिन मिलते हैं तो क्या बन जाता है? कांस्य बन जाता है, कांसा बन जाता है। तो कांस्य किस युग में मिला? आधे ऐतिहासिक काल में, ठीक है। और हड़प्पा किस काल में आती है? आधे ऐतिहासिक काल में आती है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन माना गया है। आधे ऐतिहासिक काल में सबसे ज़्यादा हमें कांसा प्राप्त हुआ। और हड़प्पा सभ्यता है वो किस में आती है? आधे ऐतिहासिक काल में आती है। तो यानी हड़प्पा किस में आती है? फिर आधे ऐतिहासिक काल में आती है। और आधे ऐतिहासिक काल में हमें क्या प्राप्त हुआ है? कांसा प्राप्त हुआ है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन माना गया है। और ऐतिहासिक जो काल है उसमें हमें किसकी प्राप्ति हुई है? सबसे ज़्यादा क्या मिला है? लोहा मिला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो आप, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार पाया गया है। आपसे पूछ लिया जाए भी सिंधु सभ्यता में वर्धिया विशाल स्नानागार पाया गया है, उसका क्या नाम है? तो मोहनजोदड़ो आपको बताना है, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार है। तो अब आप देखो, इस विशाल स्नानागार को विश्व की अद्भुत इमारत किसने कहा? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है भी सिंधु सभ्यता के अंदर विशाल स्नानागार पाया गया, उसका क्या नाम है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो को विश्व की अद्भुत इमारत किसने कहा? किसने कहा? तो जॉन मार्शल ने कहा। आपको ध्यान देना है, किसने कहा? जॉन मार्शल ने। ये विश्व की अद्भुत इमारत, विशाल जो स्नानागार है मोहनजोदड़ो, वो विश्व की अद्भुत इमारत है। ये बात किसने कही? जॉन मार्शल ने कही, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, इस मोहनजोदड़ो से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, देखो आप। यानी मोहनजोदड़ो की आपसे प्रसिद्ध इमारत पूछ ली जाए भी, प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? तो प्रसिद्ध इमारत में आपको आंसर देना है विशाल स्नानागार है। अगर बड़ी इमारत पूछ ली जाए मोहनजोदड़ो की तो धान्यागार, आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ऐसे पूछ लिया जाए कि विश्व की अद्भुत इमारत किसने कहा, तो जॉन मार्शल आंसर देना है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है? किसको माना जाता है? लोथल को माना जाता है। लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर है, आपको ध्यान देना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल है। सतल आपसे पूछा जाए तो लोथल बताना है, राज्य पूछा जाए तो गुजरात बताना है, नदी पूछी जाए तो भोगवा नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो आप, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई, पुरातात्विक खुदाई, उसके प्रभारी कौन थे? तो आपको आंसर देना है सर जॉन मार्शल। कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी आपसे पूछ लिया जाए तो सर जॉन मार्शल आपको आंसर देना है। भारतीय जो पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग है उसके अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है जॉन मार्शल थे। और जॉन मार्शल के अध्यक्ष में दो टीमों का गठन किया गया, दो कार्य सौंपे गए, दो टीम बनाई गई। एक दयाराम साहनी को एक टीम का अध्यक्ष बनाया गया और एक को रखलदास बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। और दयाराम साहनी ने उस कार्य के दौरान हड़प्पा की खोज की और रखलदास जो बनर्जी है उन्होंने किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की खोज की। यानी भारतीय जो पुरातात्विक या सर्वेक्षण विभाग है उसके अगर प्रमुख अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो जॉन मार्शल आंसर देना है। और इस जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी को कार्य सौंपे गए, यानी पुरातात्विक विभाग भारत के अंदर खोज करने के। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज कर दी और रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है। आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? आपसे अगर पूछ लिया जाए जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसमें सर्वाधिक जो मोहरें मिली वो हमें कहाँ से मिली?
तो आपको आंसर देना है मोहनजोदड़ो से मिली। अब मोहरों से लेकर कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, सर्वाधिक मोहरें आपसे पूछी जाए सिंधु सभ्यता में तो किसके पास मिली है? मोहन के पास मिली है। आप ऐसे याद रख सकते हो भी मोहन से मोहर, आप ऐसे याद रखा सकते हो भी मोहन है उसके पास सबसे ज्यादा क्या है? मोहरें मिली है। और अभिलेख, जो मोहरों पर जो किए गए अभिलेख हैं वो आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अभी, अभी मतलब हड़प्पा से हुए हैं, ये अभी हड़प्पे गए हैं, ऐसे याद रख लेना। अभिलेख, मोहरों पे लिखे गए अभिलेख हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। और बेलनाकार, अगर बेलनाकार मोहरें आपसे पूछ ली जाए, बेलनाकार, तो कालीबंगा में मिली है। बेलना, बेलन कैसा है? काला, कालीबंगा में प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरें आपसे पूछ लिया जाए तो कालीबंगा में मिली है। अभिलेखी, अभिलेखी जो मोहरें हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण जो विभाग है उसका गठन आपसे पूछ लिया जाए भी किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ठीक है, आपको ध्यान देना है भी भारतीय पुरातत्व जो एवं सर्वेक्षण जो विभाग है उसका जो गठन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। प्रमुख अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए भी भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण जो विभाग है उसका प्रमुख अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सर जॉन मार्शल को बनाया गया। और सर जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर दो टीमों का टीम बनाई गई। एक टीम को दयाराम साहनी को सौंपा गया, दूसरा रखलदास बनर्जी को सौंपा गया। तो आपको ध्यान देना है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज कर दी गई, लेकिन रखलदास बनर्जी को कुछ नहीं मिला, एक मिला टिल्ला। तो अब अगर वो जॉन मार्शल को जाके बोलेंगे भी मैंने तो किसी प्रकार की खोज नहीं की, तो जॉन मार्शल को तो जवाब तो देना पड़ेगा भी क्या खोजा क्या नहीं खोजा। तो उन्होंने एक टिल्ला खोदा। कैसा टिल्ला मिला इसको? मुर्दों का टिल्ला। इस प्रकार से ऐसे मुर्दों का टिल्ला मिला। तो मुर्दों में, मुर्दों को तो उन्होंने क्या नाम दे दिया? मोहन नाम दे दिया। और मुर्दों का जो था ना उसको जो नाम दे दिया। और जो टिल्ला था ना उसको मतलब दड़ो नाम दे दिया। तो क्या बन गया? मोहनजोदड़ो। और फिर उन्होंने रखलदास बनर्जी ने मार्शल से क्या कह दिया कि वो मुझे तो मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ है, मैंने तो किसकी खोज की है? मोहनजोदड़ो की खोज की है। तो यानी मुर्दों का जो टिल्ला मिला उसको ध्यान देना है आपको भी मुर्दों में उन्होंने मोहन को नाम दे दिया, का को उन्होंने जो बोल दिया और टिल्ले को उन्होंने दड़ो बोल दिया। तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो हो गया। तो रखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई और दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की आपसे जुड़वां राजधानी पूछ ली जाए भी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कौन सी है, तो हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहलाते हैं? जुड़वां राजधानी कहलाते हैं। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? तो आपको पिगट मोदी ने कहा है भी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को किसने कहा? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को किसने माना? तो पिगट मोदी ने माना। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट में लिखा है सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर या पशु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग थे वे किस पशु को नहीं जानते थे? घोड़े को नहीं जानते थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोग है वो किस जानवर से अपरिचित थे? किसको नहीं जानते थे? घोड़े को नहीं जानते थे। लेकिन नोट लगा के मैंने लिखा है, आपको ध्यान देना है। घोड़े के अवशेष आपसे पूछ लिया जाए तो सुरकोटड़ा गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े के अवशेष आपसे पूछ लिया जाए तो सुरकोटड़ा गुजरात से मिले हैं। नेक्स्ट देखो, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो गेनेडी वाला पाकिस्तान के अंदर है। गेनेडी वाला, तो गेंडे के हिसाब से याद रख सकते हो, जैसे गेंडा बड़ा नहीं होता है, तो गेनेडी वाला पाकिस्तान के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, अब नीचे नेक्स्ट में क्या लिखा है देखो, वैदिक सभ्यता। आपसे पूछ लिया जाए वैदिक सभ्यता
टाइमिंग पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 1500 से लेकर 600 BC। ठीक है, 1500 से लेकर 600 BC। कालक्रम के आधार पर वैदिक संस्कृति को या वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को कालक्रम के आधार पर आपसे पूछा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक सभ्यता, जिसे आप ऋग्वैदिक काल भी कह सकते हो, और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को कितने कालों में बांटा गया है? दो कालों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल पूर्व वैदिक का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो हमारे चार वेद है ना, उसमें सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना 1500 से लेकर 1000 BC के टाइमिंग रहा है। ऋग्वेद की रचना हुई है 1500 से 1000 BC के अंदर, इसलिए इस काल को पूर्व वैदिक को क्या कह दिया गया है? ऋग्वैदिक काल नाम दे दिया गया है। और बाकी जो तीन हमारे वेद बचे वो उत्तर वैदिक काल के अंदर आए, और उनका टाइमिंग क्या था? 1000 से लेकर 600 BC था। उसका टाइमिंग क्या था? 1000 से लेकर 600 BC था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता आपसे पूछ ली जाए तो आपको बताना है वैदिक सभ्यता थी। भारत में सभ्यता को लेकर उल्टा ही सिस्टम था। पहले नगरीय सभ्यता की खोज हुई, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता खोजी गई। ठीक है, तो भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता आपसे पूछ लिया जाए तो वैदिक सभ्यता थी। और कितनी सभ्यता थी? दो देखो, एक तो थी ग्रामीण, एक तो थी नगरीय और दूसरी थी ग्रामीण। सबसे पहले नगरीय को खोजा गया। नगरीय में आते हैं सिंधु घाटी, सिंधु। सिंधु किस में आते हैं? नगर में आते हैं। ठीक है, और ग्रामीण वैदिक में आते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता है वो किस में आती है? ग्रामीण में आती है। और नगरीय सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आती है। आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया जाए भी आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, यानी उच्च कुल में पैदा होने वाला। और आर्य शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। आपको ध्यान देना है, आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तो अब आर्यों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे हैं, आप ध्यान दें। यानी मैक्स मुल्लर जो जर्मनी के हुए हैं, उसके अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या है? मैक्स मुल्लर जो जर्मनी के विद्वान हैं, उसके अनुसार आर्यों का क्या स्थान है? देखो आप, आर्यों का मूल स्थान को लेकर चार ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी किस किस का क्या क्या मत है देखो आप। आर्यों का मूल स्थान, यानी वैदिक सभ्यता के निर्माता किसको माने जाते हैं? आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य शब्द है वो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च कुल में पैदा होने वाले। संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। और आर्यों को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत देखो। प्रमाणिक मत आपसे पूछ लिया जाए, आर्यों को लेकर प्रमाणिक मत, कैसा मत? प्रमाणिक मत। तो मैक्स मुल्लर जो जर्मनी के हैं, मैक्स मुल्लर जो जर्मनी के हैं, मैक्स मुल्लर जी का मानना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? आर्य मध्य एशिया से आए थे। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनका क्या मानना है कि आर्य तिब्बत से आए थे। जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ध्यान देना, आर्यों का आगमन कहाँ से मानते हैं? आर्य कहाँ से आए, कहाँ से पैदा हुए? तिब्बत से मानते हैं। लेकिन प्रमाणिक मत किसका माना जाता है? मैक्स मुल्लर का माना जाता है। मैक्स मुल्लर में से मध्य एशिया। तो आपको ध्यान देना है, यानी उन्होंने क्या माना है? आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। और दयानंद सरस्वती जी मानते हैं तिब्बत से आए। और बाल गंगाधर तिलक मानते हैं उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से। बाल गंगाधर तिलक क्या मानते हैं? उत्तरी ध्रुव से। उन्होंने तो एक ऐसा सिद्धांत द आर्टिक होम सिद्धांत भी दिया। आपसे पूछ लिया जाए आर्टिक होम सिद्धांत आर्यों के द्वारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया। उत्तरी ध्रुव से ये मानते हैं आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? मूल स्थान कहाँ से मानते हैं? बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव को मानते हैं। और डॉक्टर संपूर्णानंद क्या मानते हैं? यूरेशिया से मानते हैं। बिहारियों का मूल स्थान डॉक्टर संपूर्णानंद क्या मानते हैं? यूरेशिया से मानते हैं। ठीक है, आज बस यहीं तक मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है प्राचीन भारतीय इतिहास को आपको पढ़ाने का।
प्लीज़ आपको अच्छा लगा है सेशन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे और अच्छा प्रयास करने का प्रयास करूँगी मैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।